मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा। यादव जी, ये झूठ बोलना, झूठे बयान देना बंद कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमको भी आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। है तो वो लोग हैं जो विदेश से आते हैं और टूरिस्ट बनकर यहाँ पर चला रहने का काम करते हैं। जनता से अपील करना चाहती हूँ, जैसे आपने मेरे पति को यहाँ आशीर्वाद दिया है, उसी तरह मेरे बेटे चिराग को प्रचार के लिए आता था तो हम लोग अलग रहते थे कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो, पर आज जब इस नारे के साथ मैं अपना नाम सुनता हूं, जहां एक तरफ जिम्मेदारियों का एहसास होता है तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की कमी खलती है कि आज अगर मेरे नेता, मेरे पिता मौजूद होते हैं तो समाप्त आज मैं उनके यहाँ आया होता, आज उनके नामों के लिए हम लोग जा रहे होते हैं। पर आज ये ताकत भी वही देते हैं, ये हिम्मत भी वही कहते हैं कि इस रण क्षेत्र में उतर कर मेरे नेता, मेरे पिता के सपनों को पूरा कर सकूं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकूं, उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर सकूं, ये ताकत आज मेरे पिता और इसी लक्ष्य को पूरा करने की सोच के साथ आज आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों के बीच मैं कोई नेता बनकर नहीं, मैं कभी नहीं था आप लोगों के नेता, मैं आप लोगों के हमेशा बेटा हूं। जितने बुजुर्ग हैं, जितनी महिलाएं हैं, जिनकी गोद में मैं बचपन में खेला, वो बुजुर्ग जिन्होंने अपने हाथों से मुझे खिलाया है बचपन में, जब होश भी नहीं था, जब राजनीति का राज मुझे समझ में नहीं आता था, तब मैं पिताजी के साथ आता था और पापा आप सब लोगों से मेरा परिचय कराते थे। मेरे तमाम युवा साथी उस वक्त जो मेरी उम्र के बच्चे थे, छोटे थे, आप सबके साथ मैं खेला। मेरे प्रेस मीडिया के तमाम साथी जब मुझसे पूछते हैं राजनीतिक सवाल हाजीपुर को लेकर, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और आज भी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, मैं हाजीपुर में नेता बनने, सांसद बनने नहीं, मैं हाजीपुर में आप लोगों के बेटा था, आप लोगों का भाई था, वही रिश्ता बनाने आया हूँ और वही रिश्ता हमेशा रखना चाहता हूँ। तमाम मेरे बुजुर्ग मुझे अपना आशीर्वाद दे, तमाम मेरी माताएं मुझे अपना आशीर्वाद दे, तमाम मेरे युवा साथी कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चले, मेरे नेता के, मेरे पिता के सपनों का हाजीपुर बनाने के संकल्प के साथ निकला। मेरे पिता से जितना हुआ हाजीपुर के लिए उन्होंने किया। आज भी मुझे गर्व होता है, देश तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं तो हर कोई मेरे नेता को हाजीपुर की वजह से पहचानता है। देश दुनिया विदेश में भी कहीं जाता हो तो लोग मेरे नेता को जानते हैं कि वही नेता जो हाजीपुर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा के जिनकी जीत हुई थी। और आप लोगों ने एक बार नहीं, 2 बार मेरे पिता को ये सम्मान देने का बदले में उनसे भी जितना वो उन्होंने आपके लिए किया। अपने जीवन की अंतिम सांस में वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा कर सके, कैसे आप लोगों के सपने को पूरा कर सके, आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भी उनको इसी बात की चिंता रहती थी, इसीलिए ये मेरा उत्तरदायित्व बनता था। कई लोगों ने कई तरीके की राजनीतिक लड़ाई, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप, एक लंबा संघर्ष पिछले 2.5-3 सालों में मैं झेल कर आया। पिछले 2.5-3 सालों में व्यक्तिगत राजनीतिक कई उतार चढ़ाव मैंने मेरे परिवार में देखे, पर उन उतार चढ़ावों में एक चीज जो हमेशा स्थायी रूप से रही थी वो आप लोगों का साथ था, आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था। मुझे याद है वो दिन जब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक, जब मेरा परिवार टूटा, जब मेरी पार्टी टूटी। 13 जून 2021 की वो रात थी जब रातों रात मेरे पैरों तले जमीन खींचने गए थे, जब मुझे नहीं पता था कि मेरे भविष्य में क्या है,
मैं ये तक भी नहीं जानता कि आने वाले दिनों में मेरा कोई राजनीतिक वजूद बचेगा कि नहीं बचेगा। जिस तरीके से सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था, मेरी पार्टी, मेरे तमाम सांसद, मेरा परिवार, मेरी पार्टी का वो चुनाव चिन्ह जो मेरे पिता ने बहुत मेहनत से संजोकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, जिस घर में मैं 34 साल से रहता था, रातों रात उस घर को भी हम लोग को खाली करना पड़ा। ये तमाम परिस्थितियों से जूझते उसके बाद जब मैं पटना सबसे पहली बार आया तो सीधा यहाँ हाजीपुर आया और उसके बाद जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया, ना मुझे पिता की कमी महसूस हो रही थी, ना मुझे मेरे परिवार की कमी आप लोगों में महसूस हो रही थी। ये वो रिश्ता है आप लोगों के साथ, ये वही रिश्ता है जो आप लोगों ने मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ भी बनाया था। और आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, मैं ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं कहूंगा, मैं बस इतना आग्रह करूंगा, अगर आप लोगों को मुझ में विश्वास लगता है, अगर आप लोगों को मुझ में मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की छवि दिखाई देती है, अगर आपको लगता है कि मैं उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं के संस्कार है मुझ में और उन्हीं की तरह अगर मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूं तो दिल खोल कर मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद मैं आप लोगों से साथियों, आज हम लोग नामांकन के सभा में मौजूद हैं। देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे और ये लोकसभा में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इन दोनों चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है और जरूरी है साहब हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, पहली बार देश में कोई एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू किया भारत को विकसित देश बनाने को लेकर। आज से 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है और आज हम लोग को गर्व होता है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। ये सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। कुछ लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों का विषय है, हमें पर साथियों जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। ये वो सोच है जो आने वाले दिनों में भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में लेकर जाएगी। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की, किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम नहीं किया। छोटी जरूरत पर कितनी बड़ी जरूरत है वो उस गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए, उनके लिए उज्ज्वला योजना थी। आज आयुष्मान कार्ड की वजह से देश में कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित रह जाए। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जहाँ एक तरफ उन्होंने सड़क से हमारी सीमाओं को भी उन्होंने सुरक्षित रखने का काम किया तो वही अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हमारा देश विकास की राह पर आगे बढ़ सके इस बात की चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। पर साथियों आज जब आप लोगों के बीच मौजूद हो, कई लोग आएंगे विपक्षी दलों के कई नेता झूठ बनाकर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जबकि हकीकत है ये वही लोग हैं जिनके ऊपर 55 साल तक केंद्र में हम लोगों ने भरोसा किया और 15 साल तक बिहार में हम लोगों ने भरोसा किया। जो लोग इतने साल तक बिहार का देश का विकास नहीं कर पाए, आज जब ये लोग आते हैं तो इनके पास मुद्दा क्या है? ये मुद्दा उठाएंगे कि हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आए। क्या है ये विरासत का टैक्स? ये एक ऐसा टैक्स है जो आपकी जमीन
आपकी संपत्ति, जो भी जेवर जायदाद आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, जो भी गरीब किसान ने छोटी जमीन को अर्जित करके रखा हुआ है, या एक गरीब मजदूर ने जो जमीन अपनी अर्जित कर रखी है, उसका 55% हिस्सा ये लोग आप लोगों से छीन लेंगे। इससे पहले भी कई लोग नौकरी के बदले में आप लोगों से जमीन छीन चुके हैं। अब ये लोग एक व्यवस्थित तरीके से जमीन हड़पने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में साथियों, हम लोगों को इस बात को ध्यान देना है कि जो हमारी जमीन हड़पता है, हमें उसका साथ देना है, या जो हमें सम्मान देने का काम करता है, हमें उसका साथ देना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करता है, जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, याद कीजिएगा 90 का वो दशक, जिस तरीके से जंगल राज की वजह से घर की महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वही जंगल राज की आहट दोबारा सुनाई देने लगी। जिस तरीके से राजद के नेताओं के सामने मेरे परिवार को गाली दी जाती है, गाली गलौज की सभ्य समाज में कहीं कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। पर ऐसे में जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इनके नेता खामोश रहते हैं, ये इनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान इनके लिए मायने नहीं रखता। इसीलिए साथियों, आज आगे करने वाले हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी है जो हम लोग को सम्मान विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने लाठी में तेल पिलाने का काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए लोग मुद्दा उठाते हैं। कभी संविधान खत्म हो जाएगा, कभी आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। या कीजिए 2015 का विधानसभा का चुनाव, इससे सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी झूठ बोलने का काम करते हैं, और ये बार बार मेरे प्रधानमंत्री ने हर मन से इसको दोहराने का काम किया। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर मन से दोहराने का काम किया। बार बार केंद्र में हमारी सरकार ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा है कि न आरक्षण पर, न संविधान को लेकर किसी तरीके का कोई बदलाव होगा। और आज आप लोगों के सामने हाजीपुर की इस धरती पे खड़े होकर मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। साथियों, हमारी सरकार ने जात पात धर्म मजहब से उठकर तमाम तरीके की गरीब जन कल्याण की योजनाओं पर काम किया। आज की तारीख में, और इसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूंगा। आज भी देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। आप लोगों को मिलता है ना राशन? किन लोगों को मिलता? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। ये सोच है मेरे प्रधानमंत्री जी की, मुख्य धारा के साथ गरीबों को बाहर निकाल कर जोड़ने की। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। और दूसरी तरफ ये लोग भ्रम फैलाते, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यहीं पर तेजस्वी यादव आकर चिराग पासवान के बारे में बोलकर जाते हैं कि चिराग पासवान कहते हैं कि जो संपन्न दलित हैं उनका आरक्षण छीन लेना चाहिए। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। मुझे दिखाने का कोई ध्यान, मुझे दिखाने एक जगह भी जहां पे चिराग पासवान ने यह बयान दिया हो, एक जगह भी नहीं दिखा। और अगर नहीं तो तेजस्वी यादव जी ये झूठ बोलना, झूठे बयान देना बंद कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमको भी आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम, ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम जो लोग करते हैं, इन लोगों से साथियों हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मेरे नेता ने, मेरे प्रधानमंत्री ने किसी गरीब कल्याण की योजना में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, उन्होंने कहीं अगला पिछड़ा नहीं देखा। पर जो लोग जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते हैं, जिनको सिर्फ जातीयता सांप्रदायिकता में बांटने का काम करते हैं, वही लोग इस तरीके के भ्रम फैलाते। और तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि ये बिहारी है और ये बहारी है। बताइए, चिराग पासवान कहीं से बहारी हो सकता
सकता है क्या? बताइए चला पास भारी हो सकता है क्या? ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी जमीन है, इस जमीन में मेरे पिता का खून पसीना मिला हुआ, ये मेरी जमीन है। और जो लोग बोलते हैं कि भैया चिराग पासवान बाहरी है, तो वो लोग कौन लोग हैं जो विदेश से आते हैं और टूरिस्ट बनकर यहाँ पर चला रहने का काम करते हैं? आज बस आप लोगों से इतना आग्रह करूंगा कि जरूरी है विकास की राह से जुड़े रहना। जरूरी है कि जब हम लोग 400 पार के लक्ष्य को देश भर में हम लोग पार करने जा रहे हैं, तो वही बिहारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो बिहार में मजबूती से उसका नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। वही मजबूती से उनका समर्थन आदरणीय जिंदर रामाजी जी कर रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। इसीलिए साथियों बस ये आग्रह करने वाला और आप लोगों से खास तौर पर करूंगा, क्योंकि आप लोगों के अलावा अब मेरा परिवार और कोई नहीं। मेरे परिवार के जो लोग थे उन्होंने भी अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा दिया। आज मुझे कम से कम उम्मीद थी कि आज वो आते हैं। आज मेरे चाचा जी, मेरे अभिभावक जिनको मैंने हमेशा अपना पिता माना, आज मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आज के दिन एक बार बड़ा दिल रखते हैं, एक बार मुझे दिल से अपना बेटा मान लेते हैं। तमाम रिलेशन में भूलकर एक बार आज इस मंच पर आकर अगर वो मुझे गले लगा लेते, मैं तमाम सारी बातों को मैं भूल जाता। पर आज भी उन्होंने मुझसे वही नफरत बरकरार रखी। मेरे लिए वो बड़े हैं, मेरे लिए वो आदरणीय है, मेरे लिए वो सम्मानित है। वो मुझे अपना बेटा माने नहीं माने, मेरे लिए वो हमेशा पिता तुल्य रहेंगे और उनके लिए मेरे मन में हमेशा से वही आदर, वही सम्मान रहेगा। पर साथियों, आज जब आप लोग के बीच ईमानदारी से बोलता हूँ, आप लोगों ने मुझे मेरे पिता की कमी महसूस होने नहीं दी, आप लोगों ने मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी, और इसके लिए मैं उम्र भर आप सबका आभारी रहूंगा। पर हाँ, एक बात और जरूर कहूंगा, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में कोई एक व्यक्ति जो एकदम ढाल रखकर साय की तरह, भले वो व्यक्ति कभी सामने नहीं है, पर जिस तरीके से उन्होंने पीछे रहकर हमेशा मेरा संरक्षण किया, आज मेरा वक्तव्य पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा अगर आज इस मंच पर मैं मेरी भगवान, मेरी माँ, उनका अगर मैं जिक्र ना करूं। इन्होंने अकेले बिना हिम्मत हारे हुए, बिना डरे हुए, इन्होंने जिस तरीके से मुझे संभालने का काम किया, परिवार के टूटने के बाद, पार्टी के टूटने के बाद अपने आंसुओं की चिंता नहीं की, जिस तरीके से मेरे आंसू पहुंचते नहीं, मुझे हिम्मत देती नहीं, मुझे ताकत देती नहीं, यही ताकत रही थी मेरे पिता के पीछे और मेरे अस्तित्व के पीछे भी मेरी माँ ही है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली से आप लोगों को। मैं एक लाइन में बोलती नहीं है मंच पर, मैं चाहूंगा एक लाइन बोले। मैं हाजीपुर की जनता से अपील करना चाहती हूँ, जैसे आपने मेरे पति को यहाँ आशीर्वाद दिया है, उसी तरह मेरे बेटे चिराग को एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इतनी धूप में, मैं समझ सकता हूँ 6 घंटे से भी ज्यादा हो गया, 6 घंटे से जिस तरीके से आप लोगों ने धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी की परवाह की, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर खड़े रहे, मेरे लिए ये प्यार ही बहुत है। आप लोगों ने इतना मुझे सम्मान दे दिया, मैं अपने आप को इसी में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं तमाम नेताओं का, अशोक जी, मैं तमाम नेताओं का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने यहाँ पर आकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं खास तौर पर मैं इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर नहीं, मैं इनको मेरे पिता की जगह पर ही, मेरे पिता जो है, मेरे अभिभावक जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद हर कदम पर मेरा साथ दिया, आदरणीय नित्यानंद राय जी,